वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो कुछ दिन पहले मैं रील पर एक वीडियो देख रही थी जिस पर कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने वाले पत्रकार जो कि माली अवस्थी जी का इंटरव्यू ले रहे थे। और ये यूट्यूबर इंस्टाग्राम पर जो इतना एक्टिव रहते हैं तो ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमारे तो फैमिली, हमारे परिवार ने हमारा सपोर्ट नहीं किया या हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए हम पीछे रह गए। तो इन्होंने यूट्यूब से ही अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और ऐसा नहीं है कि इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी या इनकी फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने खुद को ही चुना और मेहनत कर करके, स्ट्रगल कर करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेरणादायक है। तो मेरी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद किए इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और जितने भी धार्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं या फिर सिंगर हैं, सभी के इसी तरह से इंटरव्यू लेते रहें ताकि हम लोग देखते रहें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर कि इंटरव्यू किस तरह से लिए जाते, क्योंकि आजकल टीवी देखने का ज़्यादातर लोगों को समय नहीं रहता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसा माध्यम है कि थोड़े से समय में ही हम बहुत कुछ इस पर देख सकते हैं। तो माली अवस्थी जी का ये इंटरव्यू ले रहे थे। तो इंटरव्यू के दौरान माली अवस्थी जी ने हमारे समाज में प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति के बारे में जो कुछ भी कहा, तो वो थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने भी BA में सोशियोलॉजी ले रखा था। और मैं माली अवस्थी जी के बारे में बता दूं कि ये लखनऊ से हैं और ये एक लोक गायिका हैं। उसके अलावा ये ठुमरी और शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत हैं और भजन भी गाती हैं। और उसके अलावा अखबार में भी, चाहे शिवरात्रि हो, छठ पूजा हो, जन्माष्टमी हो या फिर महिलाओं के लिए, ये तरह तरह के लेख लिखती हैं। तो मैं इनके लेख को पढ़ती भी हूँ और उसके अलावा टीवी पर भी इनके कई सारे प्रोग्राम आते हैं। और एक गाना बहुत पहले पिक्चर आई थी, शायद मेरी शादी के काफ़ी पहले आई थी वो पिक्चर। तो उसका गाना था, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया की पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। तो ये गाना मुझको बहुत पसंद है। तो इस गाने को भी भोजपुरी गायिका शारदा सक्सेना ने गाया था। तो शारदा सक्सेना की जो मीठी आवाज़ है, थोड़ी सी दर्द भरी आवाज़ है ना, तो इसलिए उनके गाने, चाहे वो छठी के गीत गाएं, भजन गाएं या फिर सोबर गीत गाएं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से माली अवस्थी जी भी भोजपुरी गायिका भी हैं, लोकगीत गाती हैं, भजन भी गाती हैं। तो इनके गाने भी मुझे बहुत पसंद हैं। तो इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि जब काफ़ी साल पहले हमारे भारत में दिन में ही शादियां हुआ करती थी, लेकिन हमारे देश की जो बेटियां हैं उनको थोड़ी सी असुरक्षा लगने लगी। तो असुरक्षित होने के कारण उनके परिवार वालों ने फिर रात में शादी करना शुरू कर दिया और गोधूली की बेला में सुबह 5 बजे उनकी विदाई की जाती थी। और पहले प्राचीन समय में बेटियों को असुरक्षित होने के कारण ही बहुत ज़्यादा उनके जो है, यदि जन्म होता था तो दुख मनाया जाता था, उनको एक अभिशप्त माना जाता था। और जब बेटियां होती थी तो ना तो सोहर गीत गाए जाते थे, कुछ ना मांगलिक कार्य होते थे और ना ही उनका नामकरण होता था। यहाँ तक कि अब से जो 50-60 साल पहले लड़कियों का जन्म हुआ था, तो कई तो ऐसी भी थी कि जिनकी की जन्म कुंडली भी नहीं बनी थी और ना ही पंडित को बुला करके उनका नाम रखा जाता था, ना ही उनका मुंडन संस्कार होता था, क्योंकि एक तो लड़कियों को बहुत अभिशप्त माना जाता था और दूसरा लड़कियों को बहुत ज़्यादा असुरक्षित माना जाता था। और अब तो हमारे देश में लड़कियों की स्थिति थोड़ा सा पहले से बेहतर है। में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता है और उनको बोझ नहीं समझा जाता है। और लड़कियां भी घर के काम के साथ साथ में पढ़ाई लिखाई भी करती हैं और उसके बाद में फिर जॉब भी करती हैं।
तो अब हमारे देश में लड़कियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। और पहले तो जब कानून नहीं बना था तो लड़कियों की शादी भी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। जब 18 साल में लड़की की शादी की जाए, इसका कानून नहीं बना था, तो उस समय 10 या 11 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और उससे पहले के ज़माने में तो 5 साल में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और लड़कियों की शादी इसलिए ही कर दी जाती थी कि उन्हें समझा जाता था कि ये तो बोझ है, और यदि हम शादी कर देंगे तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और फिर उसके 4 या 5 साल बाद दोना होता था। और लड़कियों की जब शादी की जाती थी तो ससुराल में उनसे घूंघट कराया जाता था और उन पर बहुत ज़्यादा बंदी से रहती थी। घर के अंदर भी ससुराल में कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इनके सामने मत जाओ, उनके सामने मत जाओ, क्योंकि उस समय बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो घर में जेठ ससुर वगैरह यंग होते थे, तो जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती थी या सास फिर जेठानी होती थी, तो वो नई बहू से पर्दा करने के लिए कहती थी। आपने बहुत पहले एक प्रेम रोग पिक्चर आई है, शायद देखा होगा, मेरी एक वाले जो है उन्होंने, तो उस समय लड़की की जब शादी हुई थी, शादी होकर के गौने के बाद उसका गौने के लिए गई थी ससुराल, तो उस समय उसके पति की डेथ हो गई थी। और पति की डेथ होने के बाद उसके ससुराल में उसके ससुर ने ही उसको उसके जेठ ने ही उसको हवस का शिकार बना लिया था। और जब वो फिर मायके आई तो मायके में जो उसके घर की बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने कहा नहीं, इसके बाल काट दो और इसको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तो उसकी माँ ने बहुत कहा कि नहीं, इसके बाल मत काटो। बाल तो नहीं काटे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मायके में भी यातनाएं दी जाती रही थी। और सच में भी ऐसा ही होता है। आज भी आप देखिए, कलकत्ता, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि विधवा आश्रम है, जहाँ पर कि आज भी कई विधवाएं रहती हैं, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। और पहले भी ऐसे ही होता था, जब छोटी छोटी सी लड़कियाँ विधवा हो जाती थी तो उनको सफ़ेद वस्त्र ही पहनना पड़ता था और वो बाल एकदम कटवा लेती थी। और उसके बाद उनको खाने में भी एकदम सिंपल भोजन, उबला हुआ खाना खाने के लिए देते थे। और सोने के लिए भी चटाई होती थी और किसी से ज़्यादा उनको बातचीत नहीं करने दिया जाता था। कहा जाता था कि ये तो तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा तो जो भाग्य बहुत ही खराब है, तो अब तो तुम ईश्वर के ध्यान में लग जाओ, तो तुम पूजा पाठ ही करो। तो इस तरह का जीवन होता था पहले की जो युवतियाँ लड़कियाँ होती थी। और ये पूजा पाठ करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ को यातना या फिर कष्ट या हमारे कोई अभिशाप मिला है ये इसलिए पूजा पाठ की जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ तो हमेशा, क्योंकि हमको भगवान ने ही बनाया है, तो इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कि हमारे पर कष्ट आए तो हमको पूजा पाठ करना चाहिए। मुझसे भी जब मैं शादी होकर के आई थी तो हमारी भी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरी सास ने भी कुछ ऐसे व्रत करने के लिए कहा था कि जो मैं रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। तो मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कोई मेरा दुर्भाग्य थोड़ी है कि जो मेरे व्रत करने से मेरा जो दुर्भाग्य वो खत्म हो जाएगा और भाग्य जाग जाएगा। तो फिर मैंने उस तरह का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखा था। लेकिन उस समय विधवाओं के साथ में बहुत ज़्यादा ही अत्याचार किया जाता था। और उस अत्याचार और यातनाओं को ये कहा जाता था कि ये हमारे रीति रिवाज है, ये हमारी परंपराएं हैं। तो हमारी जो भारत में हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी भी है। तो जो लड़कियां, पहले तो जब लड़कियां होती थी ना, तो कई स्थान तो ऐसे थे, जैसे कि आपने एक सीरियल देखा होगा कि इस देश में नाना लाडो, तो उसमें लड़कियों के बचपन से लेकर शादी होने तक उन्हें किस तरह की यातनाएं दी जाती, वो सब दिखाया गया था। तो उस समय, काफ़ी समय पहले, जब किसी भी घर में लड़कियां होती थी, या तो नवजात बच्चियों को उबलते पानी में डाल दिया जाता था, और या फिर उनको मटके में बंद करके अच्छी तरह से ढक करके रात के अंधेरे में नदी में फेंक दिया जाता था। और उसके बाद में बहुत सख्त कानून बन गए। तो इस तरह से कोई भी
बच्ची के साथ नहीं कर सकता था। और लेकिन अब अल्ट्रासाउंड का सिस्टम बन गया था एक नया, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी लोग जांच करा लेते थे कि गर्भ में पल रही बेटी है या बेटा है। तो इस पर भी कानून के द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। और जहाँ भी अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, यदि पता चल जाता है तो उनको सील कर दिया जाता है और कड़ी कार्यवाही की जाती है। लेकिन कानून कितना भी सख्त हो जाए, लेकिन सबसे पहले समाज में इंसान को सुधरना होगा, क्योंकि समाज में यदि इंसान सुधरेंगे तो फिर कानून यदि साथ साथ चलता है तभी कानून में भी सफलता मिल पाएगी। और ज़्यादातर पहले प्राचीन समय में औरतों के साथ में जो है हर समय से ही बहुत ही औरतों को एकदम अपने मनोरंजन का साधन माना गया है, या अपने हाथ की कठपुतली माना गया है, या फिर वो जिस तरह से पुरुष वर्ग के लोग चाहें उस तरह से उनका इस्तेमाल करें, इस तरह से माना गया है। तो प्राचीन समय में भी औरतों को देवदासी समझा जाता था, और उसके बाद जब शादी विवाह होने लगे तो उस समय पत्नी को पति की दासी समझा जाता था। और उसके बाद कलयुग में एक नया नाम आ गया, रेड अलर्ट एरिया। तो ये जो रेड अलर्ट एरिया होते हैं, यहाँ पर कुछ तो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो वहाँ के लोगों की, बच्चों की आर्थिक मदद करते हैं और एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग रात के अंधेरे में, इन सुनसान गलियों में, छोटे छोटे बंकरों में, जहाँ पर सांस भी नहीं ली जाती है, वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों और युवतियों के साथ भैंसीपन दिखा करके अपने चरित्र का पतन करते हैं। और हमारा देश जितनी ज़्यादा आधुनिकता की और पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो नैतिकता का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। और इस पतन को ही एक नया नाम दिया गया है, स्टैंडर्ड। तो जितने भी ज़्यादातर 5 स्टार होटल मिलेंगे या बार मिलेंगे, तो ये जो 5 स्टार होटल और बार होते हैं, यहाँ पर जो ड्रिंक सर्व करती हैं वो लेडीज़ होती हैं। एक तरफ तो ड्रिंक सर्व करने वाली लेडीज़ होती हैं और दूसरी तरफ रंग बिरंगी जगमगाती लाइट होती हैं। और वहाँ पर कम वस्त्रों में बेहुदे गानों पर बेहुदा नृत्य करती हैं युवतियाँ। और जहाँ अपने घर की युवतियों को ये समझते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, इसकी तरफ कोई नज़र उठा के देखे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और वहीं बार में जाकर अपना हाई फाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपने को आधुनिक दिखाने के लिए सारी शर्म हया को भूल जाते हैं। और जो बार गर्ल होती हैं उन पर कितने कितने नोट लुटाते रहते हैं और 2-2, 3-3 बजे तक ये वहाँ पर ड्रिंक करते रहते। तो इस तरह से तो हमारे समाज का पतन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि जो समाज का पतन रोकने के लिए हमको सबसे पहले एक अच्छा नागरिक होना होगा। और अच्छे नागरिक के लिए ये नहीं है कि सिर्फ मेल में सुधार करना होगा या फीमेल को अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। हमारे जो समाज का नैतिक स्तर है उसको सुधारने के लिए मेल फीमेल दोनों को भी सुधार करना होगा। इसके लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प करना होगा, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति होती है, सुख दुख है तो जीवन में आते रहते हैं। लेकिन यदि हम इन सबको पीछे छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पैसा कमाने या फिर आधुनिकता की ओर में ये सोचे कि हम बहुत आगे, बहुत जल्दी सभी सुख साधनों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा नैतिक स्तर कितना गिर गया है। और एक बार नैतिक पतन होने के बाद चाहे आप कितने ही महल बना ले, कितने ही पैसा कमा ले, आपकी जो लाइफ है कितनी हाई फाई स्टैंडर्ड वाली क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी उस लाइफ में जो नैतिक पतन वाला स्टिकर लग गया है, वो नैतिक पतन वाला स्टिकर हमेशा ही लगा रहेगा। तो इसलिए समाज में सुधार करने के लिए हाँ, मेल फीमेल दोनों को ही सुधार करना होगा। और यदि कोई भी फीमेल ये सोचती है कि मुझे किसी तरह की आर्थिक मदद चाहिए, मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो जो इमोशनल सपोर्ट है, वो आर्थिक सपोर्ट है, वो कोई अलग से पुरुष आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकेंगे। उसके लिए आपको खुद को ही मजबूत करना होगा। यदि आप इस तरह का सपोर्ट करना
के लिए सोच रही है कि कोई मेरा सपोर्ट कर देगा, वो आपको सपोर्ट दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो आपका उतना ही फायदा भी उठाएंगे। और पुरुष वर्ग को भी ये सोचना चाहिए कि यदि कोई महिला है, आपके घर में कोई महिला है, वो चाहती है कि आप उसको सपोर्ट करें, तो आप सपोर्ट करते हैं कि ये मेरी मदर है, बहन है या पत्नी है। तो लेकिन जब बाहर की महिलाएं उसी तरह का आपसे सपोर्ट चाहे तो आप उसको गलत रीज़न में ले जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, यदि मैं इसका किसी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा। तो पुरुषों को भी एक अच्छा इंसान और लोगों की मदद करने के लिए सोचना चाहिए, तभी हमारे देश में, समाज में सुधार हो सकता है। और ज़्यादातर ये माना जाता है कि यदि लड़के सरकारी नौकरी वाले हैं और यदि सुंदर हैं, उनका घर परिवार अच्छा है, तभी उनको अच्छी लड़की मिल सकती है। या फिर लड़की वाले भी ये सोचते हैं कि हमारी बेटी सुंदर है, नौकरी करती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा दहेज दे सकते हैं तो हमारी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन कई जगह पर ये तीनों बातें अपवाद होती हैं। ये तीनों बातों के ना होते हुए भी पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं ना, सारी जिंदगी वो अच्छी तरह से इन रिश्तों को निभा जाते हैं, क्योंकि ये जो शादी विवाह का रिश्ता होता है ये कोई व्यापार नहीं होता है, एक बड़ा ही खूबसूरत सा बंधन होता है, एक संस्कार होता है जिसको कि निभाने के लिए शर्तों की ज़रूरत नहीं होती है। और आज जो बलात्कार हो रहे हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि अभी ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, ये बहुत पहले भी इतने ही थे बलात्कार। लेकिन अब ये है कि टीवी में न्यूज़ चैनल पर आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर पता चल जाता है, तो पता चलता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि इसको सपोर्ट किया जाता है तो सिर्फ फैम के लिए किया जाता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हों। और यदि इस प्रति को रोकना है तो रोकने के लिए कड़े कानून उठाने पड़ेंगे, कानून को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि यदि राजनीतिक दल एक जगह इकट्ठे होकर के रोटियां सेकते नहीं, इसकी गलती है, इसकी गलती, सब एक दूसरे की गलती गिनवाते रहते हैं, तो वहाँ पर न्याय कहाँ मिलेगा। क्योंकि न्याय मिलने के लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, जल्दी से जल्दी अपराधियों उनको अरेस्ट किया जाए। किस तरह से षड्यंत्र रचा गया है, उस षड्यंत्र में कौन और उस षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केस चलता रहता है, सजा अपराधियों को मिलती नहीं है और अपराधी इसी तरह से बाहर घूमते रहते हैं और फिर कई बार वो इसी तरह से अपराध को अंजाम देने लग जाते हैं। तो जो अपराधी होते हैं, जो साजिशकर्ता होते हैं, उनको एकदम एक जैसी ही सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो भी जो साजिशकर्ता होते हैं वो भी अपराध में पूरी तरह से शामिल होते हैं। यदि अपराधी को सजा मिल गई और साजिशकर्ता को सजा नहीं मिली, वो छूट गए पैरवी पर, तो वो इधर उधर घूमते रहेंगे, फिर वो इसी तरह के अंजाम को की साजिश करते रहेंगे। तो इस तरह, इसीलिए जो अपराधियों को सजा मिलती है उसी तरह से साजिशकर्ता को भी इसी तरह की सजा मिलने का एक कठोर कानून बनना चाहिए।